क्या हो अगर आप अपने सपनों को कंट्रोल कर सके? क्या हो अगर आप सपनों में भी पूरी तरह से अवेयर रहें, आपको अच्छी तरह पता हो कि आप सपना देख रहे हैं? कुछ इसी तरह की सिचुएशन को कहते हैं लूसिड ड्रीम्स। ये कहानी है एक पिता और उसके बेटे की। 3 साल पहले किडनैप हुए बेटे को ढूंढने के लिए एक पिता कैसे सारी हदें पार कर देता है, और जब वो लूसिड ड्रीम्स की मदद से अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करता है, तब कौन कौन से राज उसके सामने खुलते हैं। क्या वो अपने बेटे तक पहुंच पाता है या नहीं, इसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। लूसिड ड्रीम्स और मूवी में एक के बाद एक खुलने वाला सस्पेंस इस मूवी को और भी मजेदार बनाता है। मूवी की शुरुआत में हम कोरिया के एक फेमस रिपोर्टर दाई हो को देखते हैं, जो कि हर बार की ही तरह फिर से एक फेमस बिजनेसमैन पर फ्रॉड का आरोप लगाने की वजह से मीडिया के सवालों से घिरा था। वो मीडिया को विश्वास दिलाता है कि मैं अपनी बात साबित करके रहूंगा। दाई हो थोड़ा स्ट्रेस में था। इसके बाद वो अपने घर जाकर अपने बेटे मेन वू से मिलता है। हम समझ पाते हैं कि मेन वू की माँ उनके पास नहीं रहती, शायद काम के सिलसिले में वो किसी दूसरे देश में रहती है। अपने बेटे को देखते ही दाई हो का सारा स्ट्रेस भाग जाता है। हम समझ पाते हैं कि दाई हो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि उसे कोई भी तकलीफ हो। इसके बाद ये दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों बहुत मस्ती करते हैं और पार्क में ही उसे एक आदमी उनके फोटोग्राफ्स लेते हुए दिखाई देता है। शक होने पर दाई हो तुरंत उस आदमी के पास जाकर उसका कैमरा चेक करता है, जिसमें उसकी और उसके बेटे मिन वू की फोटोज काफी थी। ये देखकर दाई हो गुस्से में उस आदमी से पूछताछ करने लगता है, तो वो आदमी कहता है कि मैं तो बस रैंडमली फोटोज क्लिक कर रहा था। तो दाई हो उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। आगे जब दाई हो अपने बेटे के लिए बर्गर्स लेने जाता है, तो मीन वू उसे एक झरने के पास बैठा दिखाई देता है। मीन वू थोड़ा उदास था क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। वो थोड़ा सहमते हुए अपने पिता से पूछता है, आप तो माँ की तरह अमेरिका नहीं चले जाएंगे? ये सुनकर दाई हो उसे प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। इसके बाद मीन वू एक और झूला लेने के लिए कहता है, जिसके बाद दाई हो भी खुशी खुशी अपने बेटे को एक झूले पर बैठा देता है। वो अभी भी अपने बेटे को लगातार देख रहा था, लेकिन अचानक से मीन वू उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। और जब वो झूले की तरफ बढ़ने लगता है, तो अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं और उसे अपने घुटने पर एक सुई चुभी हुई दिखाई देती है। दाई हो अपनी पूरी ताकत लगाकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन जल्दी वो बेहोश हो जाता है। सीन यहीं कट होता है और आगे हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं। हम समझ पाते हैं कि मीन वू आज तक गायब है, क्योंकि पुलिस उसे ढूंढने में नाकामयाब रही। इसलिए दाई हो अब बौखला चुका था। वो आए दिन किसी न किसी बिजनेसमैन या किसी पार्टी के नेता से मारपीट करने लगा था, क्योंकि उसके भी काफी दुश्मन थे। उसने अब तक काफी लोगों को एक्सपोज किया था और आए दिन मारपीट करने की वजह से पुलिस उसे अक्सर अरेस्ट कर लेती थी। पुलिस स्टेशन में ही हम बैंग सियोप नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं, जो कि दाई हो की सिचुएशन को समझता था। उसे पता था कि उसके साथ क्या हुआ है, और हर बार की तरह ही इस बार भी बैंग सियोप उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। ऐसे ही अलग अलग तरीकों के बारे में खोजते हुए उसे लूसिड ड्रीम के बारे में पता लगता है। उसे पता लगता है कि कई देशों में लूसिड ड्रीम्स की मदद से ही काफी मुजरिमों को पकड़ा जा चुका है, और गूगल पर सर्च करने पर ही उसे अपने शहर की एक प्रोफेशनल सो ह्यून के बारे में पता चलता है। लेकिन उससे बात करने पर दाई हो को पता लगता है कि वो सिर्फ पुरानी बुरी यादों को कम करने के लिए अपने पेशेंट्स पर ये थेरेपी करती है। दाई हो उसे समझाता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए भी लूसिड ड्रीम्स का सहारा लिया जाता है, और उसकी सारी सिचुएशन जानने के बाद सो ह्यून उसकी बात मान लेती है। आगे सो ह्यून लूसिड ड्रीम्स के बारे में बताना शुरू करती है। वो बताती है कि लूसिड ड्रीम में तुम पूरी तरह से अवेयर रहोगे। तुम्हें पता होगा कि तुम सपना देख रहे हो, और अगर तुम सच्चाई और सपने के बीच फर्क समझना चाहो तो बस अपनी घड़ी देख लेना। सपने में सेकंड्स वाली सुई नहीं चलती। अगर 10 मिनट से ज्यादा तुम सपने में रहे तो ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लूसिड ड्रीम्स में तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर 30 गुना तक बढ़ जाएगी। लेकिन साथ ही सो ह्यून उसे वार्निंग देती है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। और फिर दाई हो उस दिन की याद के साथ सोने की कोशिश करता है जब मिन वू गायब हुआ था। सपने में जाने के बाद दाई हो सबसे पहले अपनी घड़ी चेक करता है, जिसमें सेकंड की सुई रुकी हुई थी। फिर उसे अपने सामने अपना बेटा खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि झूले की तरफ देख रहा था। ये मीन वू के गायब होने से कुछ मिनट्स पहले का समय था। दाई हो अपने बेटे के पास जाकर चारों तरफ देखने लगता है, और उसे भीड़ में ब्लैक सूट पहने एक आदमी दिखाई देता है। दाई हो को वो आदमी थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इतने सारे लोगों में सिर्फ वो उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था।
फिर एक एक करके वही इंसिडेंट्स होने लगते हैं जो उस दिन हुए थे। दायहो अपने बेटे के लिए बर्गर लेने जाता है और यहाँ एक आदमी उससे टकराता है, लेकिन यहाँ भी वो ब्लैक सूट पहना इंसान उस पर नजर रखे हुए था। जिसके बाद दायहो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जल्द ही दायहो का सपना टूट जाता है और वो अपनी नींद से जाग जाता है। नींद से जागने के बाद सोह्यून उसे कुछ पिक्चर्स दिखाती है। वो बताती है कि ये चेहरा अक्सर लूसिड ड्रीम में जाने वाले लोगों को दिखाई देते हैं। ये सब नॉर्मल है, लेकिन तुम्हें चीजों को वैसे ही होने देना है जैसे हो रही थी। शायद तब तुम किडनैपर्स का कुछ पता लगा पाओ। इसके बाद दायहो एक बार फिर से ड्रीम में जाता है और अब की बार वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उसे वो नीडल किसने लगाई थी जिस वजह से वो बेहोश हुआ। फिर से सब कुछ वैसे ही होने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ देख पाता, दायहो नीडल लगने की वजह से बेहोश होने लगता है। बेहोश होते होते दायहो देखता है कि मिनवू को जो आदमी अपने साथ ले जा रहा था उसके हाथ पर ड्रैगन जैसा कोई टैटू छपा था। लूसिड ड्रीम से जुड़ी सारी बातें दायहो बैंग सियोप को बताता है और बैंग सियोप भी उस पर विश्वास करके इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। लूसिड ड्रीम्स की मदद से ही दायहो को समझ आता है कि नीचे गिरने के बाद जो आदमी सबसे पहले उसके पास आया था उसी ने उसे नीडल चुभाकर बेहोश किया था। अब टैटू वाले आदमी के अलावा इनके पास एक चेहरा था जिससे कि ये लोग बड़ी ही आसानी से आगे की इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे। उन्हें समझ आता है कि मिनवू को किडनैप करने में एक नहीं बल्कि दो लोगों का हाथ है, एक जिसने उसे बेहोश किया और दूसरा वो टैटू वाला आदमी जो मिनवू को अपने साथ ले गया। इसके बाद ये दोनों आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। इसी दौरान दायहो को पता लगता है कि बैंग सियोप को भी एक बेटी है जो कि लगभग मिनवू की उम्र की ही थी। उसे समझ आता है कि शायद इसलिए बैंग सियोप उसकी मदद कर रहा है क्योंकि वो भी एक पिता है। बैंग सियोप की बातों से ही दायहो को पता लगता है कि जन्म से ही उसकी बेटी बीमार है और उसे संभालने के लिए हमेशा एक केयर टेकर की जरूरत रहती है। जब पुलिस रिकॉर्ड छानने के बाद भी दायहो को उस आदमी का पता नहीं लगता तो दायहो एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद लेता है। इसी दौरान हम एक टोपी वाले आदमी को दायहो पर नजर रखते हुए देखते हैं। रात के वक्त भी दायहो के दिमाग में केस की बातें ही घूम रही थी। लूसिड ड्रीम की मदद से ही उसे पता लगता है कि किडनैपिंग वाले दिन उस टैटू वाले आदमी ने उसके बर्गर खरीदने के कुछ देर बाद ही उसी शॉप से कुछ खरीदा था। हालांकि दायहो उस आदमी का चेहरा तो नहीं देख पाता, लेकिन इस दुकान वाले और लूसिड ड्रीम्स की मदद से ही उसे पता लगता है कि टैटू वाले आदमी ने उस दिन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी और क्रेडिट कार्ड नंबर की मदद से ही दायहो उस आदमी का पता लगा लेता है। उन्हें पता लगता है इस आदमी का नाम क्यूंग हॉन है। यह आदमी पहले भी छोटे मोटे क्राइम्स कर चुका है, लेकिन 2 साल पहले ही उसका कार एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद से ही वो कोमा में है। ये बात जानकर दायहो फिर से हताश हो जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट डिटेक्टिव उस दूसरे आदमी तक पहुंच जाता है। डिटेक्टिव बताता है कि उस आदमी का नाम सैंग मैन है और वो जल्द ही ये देश छोड़कर जाने वाला है। डिटेक्टिव के बताने पर ही दायहो उस एयरपोर्ट पर पहुंचता है जहां से सैंगमैन जाने वाला था और किसी तरह से दायहो उसे पकड़ लेता है। दायहो के पूछने पर वो आदमी बताता है कि क्यूंग हॉन ने तुम्हारे बेटे को मार डाला। ये सुनकर दायहो बुरी तरह से घबरा जाता है। सबसे पहले वो अपनी घड़ी चेक करता है और उसे लगता है कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा। अब तक पुलिस भी यहाँ पहुंच चुकी थी। सीन यहीं कट होता है और पुलिस सैंगमैन से पूछताछ करना शुरू करती है। अगले दिन दायहो को पता लगता है कि सैंगमैन ने पुलिस स्टेशन में ही सुसाइड कर लिया और यहाँ भी हम उसी टोपी वाले आदमी को देखते हैं जो दायहो पर नजर रखे हुए था। पुलिस स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज मिसिंग थी जिस वजह से पुलिस ये पता नहीं लगा पाती कि आखिर सच में सैंगमैन के साथ क्या हुआ था। दायहो को अब भी यकीन था कि उसका बेटा जिंदा है। बैंग सियोप की बातों से ही दायहो को समझ आता है कि जरूर किसी बड़े आदमी ने क्यूंग हॉन और सैंगमैन को पैसे दिए होंगे, इसलिए उन्होंने मिनवू को किडनैप किया। शायद इसलिए उस आदमी के डर की वजह से क्यूंग ने सुसाइड कर लिया। इसी दौरान अचानक से दायहो के नाक से खून निकलने लगता है। दरअसल ये लूसिड ड्रीम के साइड इफेक्ट्स थे। आगे सोह्यून उसे बताती है कि ये नॉर्मल है, दवाई लेने से ये ठीक हो जाएगा। इसी दौरान दायहो एक अमीर आदमी को देखता है। सोह्यून उसे बताती है कि उसका नाम म्यूंग है। उसका बेटा एक कार एक्सीडेंट में मारा गया जिसकी यादों को कम करने के लिए वो यहाँ इलाज करवाने आता है। आगे दायहो को पता लगता है कि कुछ साल पहले उसने म्यूंग के बेटे को एक्सपोज किया था और 3 साल पहले जब मिनवू का किडनैप हुआ था उसी दौरान म्यूंग के बेटे का कार एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल म्यूंग के बेटे का ब्लड ग्रुप भी MK था जो कि एक रेयर ब्लड ग्रुप है। कोरिया में इस ब्लड ग्रुप के सिर्फ 20 लोग थे।
अब दायहो का शक यकीन में बदल चुका था। उसे समझ आता है कि म्यूंग ने ही अपने बेटे की जान बचाने के लिए मिनवू का किडनैप किया था, क्योंकि मिनवू का ब्लड ग्रुप भी MK है। जिसके बाद से दायहो म्यूंग पर नजर रखना शुरू करता है। और ऐसे ही एक दिन शॉपिंग मॉल में दायहो को वो आदमी नजर आता है जो पहली बार उसने लूसिड ड्रीम में देखा था। और उससे पूछताछ करने पर दायहो को पता लगता है इसका नाम योंग है। योंग सिर्फ मजे के लिए दूसरों के सपनों में जाता है, क्योंकि वो हैंडीकैप है, लेकिन सपने में वो जो चाहे कर सकता है। बस इसलिए उसने पहले तो लूसिड ड्रीम देखना शुरू किया और फिर वो शेयर्ड ड्रीमिंग करने लगा। और ये सब कुछ वो सोह्यून के कंप्यूटर को हैक करके किया करता था। जब भी सोह्यून किसी को लूसिड ड्रीम में भेजती, तभी योंग भी सपना देखना शुरू कर देता। इसलिए अक्सर सोह्यून के पेशेंट को उसका चेहरा दिखाई देता था। ये सब जानकर दायहो को काफी गुस्सा आता है और वो योंग को वार्निंग देकर वहां से जाने लगता है। तभी उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना वो योंग की मदद से क्युंग हॉन के सपनों में जाए। लेकिन इसमें बहुत रिस्क था। योंग उसे बताता है कि अगर क्युंग हॉन बीच में ही मर गया तो तुम हमेशा के लिए सपनों की दुनिया में कैद होकर रह जाओगे। लेकिन दायहो अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। योंग और सोह्यून की मदद से दायहो क्युंग के सपनों में जाने की तैयारी करता है। और सपनों में जाने से पहले योंग दायहो को एक चाइम बेल देता है। वो बताता है कि जब भी तुम सपने से बाहर आना चाहो, अपना ध्यान पूरी तरह से इस पर लगाकर इसे प्रेस कर देना। और फिर दायहो नींद में चला जाता है। सबसे पहले दायहो एक जंगल को देखता है जहां क्युंग अपनी वाइफ के साथ था। फिर अचानक से उसे एक कार एक्सीडेंट दिखाई देता है। ये वही एक्सीडेंट था जिस वजह से क्युंग कोमा में गया था। यहाँ दायहो एक और कार को देखता है जिसने क्युंग की कार को खाई में गिराया था। हालांकि दाई उसमें बैठे आदमी को तो नहीं देख पाता, लेकिन वो गाड़ी का नंबर याद कर लेता है। फिर अचानक से दाई एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है। दरअसल ये टाइम एक्सीडेंट से कुछ देर पहले का था। यहाँ उसे क्युंग सैंग के साथ बातें करते हुए दिखाई देता है। हम समझ पाते हैं कि क्युंग एक आम इंसान था जो कि पैसों की प्रॉब्लम के चलते इन बुरे लोगों के चंगुल में फंस चुका था। उन दोनों के जाने के बाद दाई उनके कमरे की तलाशी लेता है तो उसे यहाँ एक लिस्ट दिखाई देती है जिस पर उन लोगों के नाम लिखे थे जिनका ब्लड ग्रुप MK था। तभी वो दोनों अचानक से कमरे में वापस चले जाते हैं और सैंग उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पर योंग इस सपने में आकर दाई को बचा लेता है। दाई को समझ आता है कि 3 साल पहले म्यूंग ने ही अपने बेटे की जान बचाने के लिए सभी MK ब्लड ग्रुप के लोगों की लिस्ट बनवाई थी। यही बात वो पुलिस को भी बताता है, लेकिन बिना सबूत के वो इतने बड़े आदमी से पूछताछ नहीं कर सकते थे। तो दायहो म्यूंग को किडनैप करने का प्लान बनाता है। इसके साथ ही जो कार दायहो ने सपने में देखी थी उसका पता लगाने का काम दाई अपने प्राइवेट डिटेक्टिव को दे देता है। म्यूंग सिर्फ लूसिड ड्रीम्स देखते हुए सोह्यून के क्लिनिक में अकेला होता है और उसी मौके का फायदा उठाकर दाई उसे किडनैप कर लेता है। लेकिन जल्द ही म्यूंग के सिक्योरिटी गार्ड्स उस तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद दाईहो अपने बेटे के लिए उसके पैरों में गिर जाता है। और जब म्यूंग को समझ आता है कि दाईहो अपने बेटे को ढूंढने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है, तो म्यूंग उसे बताता है कि अगर तुमने पता न लगाया हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा बेटा फरवरी 2012 में मारा गया, जबकि मिनवू अप्रैल में किडनैप हुआ था। उसे पता लगता है कि वो लिस्ट उसने जरूर बनवाई थी, लेकिन उसके बेटे की मौत के बाद वो लिस्ट उसके किसी काम की नहीं थी। और मिनवू के किडनैप होने के कुछ दिन पहले ही म्यूंग के ऑफिस से वो लिस्ट किसी ने चुरा ली थी। ये सब सुनकर दाईहो को समझ आता है कि वो भी कोई ऐसा इंसान होगा जिसे म्यूंग की ही तरह MK ब्लड ग्रुप वाले खून या किसी ऑर्गन की जरूरत होगी। ये सब जानने के बाद दाईहो फिर से उस लिस्ट को चेक करता है और उसे उसमें एक बच्ची के बारे में पता लगता है जो कि इस वक्त शहर के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट थी। हॉस्पिटल में जाकर दाई जब उसका पता लगाता है कि ये बच्ची तो बैंग सियोप की है, उसे पता लगता है कि जन्म से ही इस बच्ची के दिल में छेद है। तभी उसे डिटेक्टिव का कॉल आता है। डिटेक्टिव उसे बताता है कि जिस गाड़ी के बारे में पता करने के लिए तुमने कहा था वो गाड़ी ऑफिसर बैंग सियोप के नाम पर है। अब दाईहो को एक एक करके सारी बातें समझ आने लगी थी। क्यों का एक्सीडेंट, सैंगमैन का पुलिस स्टेशन में मारा जाना, मिनवू की किडनैपिंग और इस सब के पीछे उसी का हाथ था। इससे पहले कि दाई कुछ कर पाता, बैंग सियोप उसे भी किडनैप कर लेता है। यहाँ हम उसी टोपी वाले आदमी को भी देखते हैं जो दाई पर नजर रखे हुए था। ये भी बैंग सियोप का ही आदमी था। यहाँ बैंग की बातों से ही दाई को पता लगता है कि पिछले 3 सालों से सिर्फ वही नहीं बल्कि बैंग भी मिनवू को ढूंढ रहा है। उसने अपनी बेटी के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मिनवू को किडनैप करवाया, लेकिन जब उसने क्युंग को मिनवू का मर्डर करने को कहा तो वो उसे लेकर कहीं गायब हो गया। पूरा शहर छानने के बाद भी बैंग मिनवू का पता नहीं लगा पाया, लेकिन अब उसके पास क्युंग से बात करने का रास्ता था, शेयर्ड ड्रीमिंग।
ये सब बताकर बैंग अपने आदमी को दाई को मारने का इशारा करके वहां से जाने लगता है, लेकिन समय रहते डिटेक्टिव और उसके आदमी यहाँ पहुंचकर दाई हो की जान बचा लेते हैं और वो तुरंत सोह्यून के हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। अब तक बैंग स्योप योंग के ठिकाने तक पहुंच जाता है और वो उसके जरिए जबरदस्ती क्यूंग के सपने में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में क्यूंग की हालत बिगड़ रही थी, लेकिन ये जानने के बावजूद भी दाई भी सोह्यून की मदद से क्यूंग के सपने में चला जाता है। आगे हम सपने का सीन देखते हैं। दाई जब क्यूंग का पीछा करने लगता है तो अचानक से उसके आगे की जमीन टूटने लगती है। वो समझ जाता है कि क्यूंग मरने वाला है। इसके बाद क्यूंग एक बिल्डिंग में जाता है। ये बिल्डिंग भी धीरे धीरे टूटने लगती है और क्यूंग ये सब देखकर काफी हैरान था। जहां उसे बैंग स्योप मिलता है। गन पॉइंट पर बैंग उससे मिनवू के बारे में पूछने लगता है, लेकिन काफी टॉर्चर करने पर भी क्यूंग उसे कुछ नहीं बताता। कुछ देर तक दाई भी यहाँ पहुंच जाता है और इनके बीच लड़ाई होने लगती है। इसी दौरान क्यूंग बैंग स्योप पर गोली चला देता है। दाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम सपने में हैं और तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। दाई बार बार उससे अपने बेटे के बारे में पूछने लगता है और आखिरकार क्यूंग उसे बताता है कि मैंने मिनवू को शहर के बाहर कैथोलिक चर्च में छोड़ा था। दरअसल वो चर्च एक आइलैंड पर था, इसलिए आज तक बैंग स्योप उसे ढूंढ नहीं पाया था। ये पता लगने के बाद दाई वापस से जागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि दाई वापस जाग पाता, बैंग उसके हाथ पर शूट कर देता है। बैंग वो चाइम बेल उठा लेता है जिसकी मदद से दाई नींद से जागने वाला था। इन दोनों की लड़ाई में वो चाइम बेल बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और अब उन दोनों में से कोई भी वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकता था। लेकिन दाई बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और आखिरकार वो चाइम बेल हासिल कर लेता है। अब की बार दाई पूरा ध्यान लगाकर उस बटन को दबाता है और आखिरकार दाई नींद से जाग जाता है। सीन यही कट होता है। हम समझ पाते हैं कि क्यूंग और बैंग स्योप अब इस दुनिया में नहीं रहे। आगे हम दाई को उस चर्च में जाते हुए देखते हैं जहां उसे मिनवू दिखाई देता है। अपने बेटे को आंखों के सामने देखकर उसे लगता है मानो उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। दाई हो की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मिनवू जब दाई हो को पापा कहकर बुलाता है तो दाई उसे गले लगा लेता है और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है। जाने से पहले आप इस एक्सप्लेनेशन को 10 में से कितने रेटिंग्स देना चाहेंगे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ।